Namaste, girls. We come to the next lecture of ISLM मॉडल। आज हम लोग ISLM मॉडल का उस भाग में प्रवेश करेंगे जहाँ पे IS कर्व और LM कर्व के इंटरैक्शन को हम स्टडी करेंगे। ओके, सो द इंटरैक्शन और द इंटरसेक्शन of IS and LM curve shows the equilibrium point of interest rates and output when money markets and real economy are in balance। आईएस तथा एलएम वक्रों के आपस में मिलने पर या एक दूसरे को काटने पर जो संतुलन बिंदु हासिल होती है वह ब्याज दर तथा उत्पादन को प्रदर्शित करता है। उस स्थिति में जब मुद्रा बाजार और वास्तविक अर्थव्यवस्था पूरी तरह से संतुलन में हो। यूजुअली वी शो दीज कर्व्स in a linear way, but they can also be concave or convex। हम लोग इसको सीधी रेखा की तरह दिखाते हैं आईएस तथा एलएम वक्रों को, लेकिन ये सीधी नहीं होके कर्वी लीनियर भी हो सकती है, यानी कॉन्केव और कॉन्वेक्स भी हो सकती है। आईएस तथा एलएम वक्रों में अगर कोई शिफ्ट होता है, यानी कहीं भी कोई भी वक्र अगर दाहिने या बाईं ओर खिसकती है, which will refer to the changes in preference of liquidity, investment, and consumption, then that will alter the equilibrium level of income and interest rates। यदि आईएस तथा एलएम वक्रों में दोनों में या किसी एक में किसी तरह से भी कोई परिवर्तन के कारण, और वो परिवर्तन क्या है, तरलता में परिवर्तन, निवेश या उपभोग में परिवर्तन के कारण इन वक्रों में खिसकाव आती है दाहिनी या बाईं ओर, तो इसके कारण संतुलन बिंदु में भी परिवर्तन आएगी, जिसका अर्थ है कि आय के स्तर और ब्याज के स्तर में भी परिवर्तन आएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं एंड लेट अस नाउ स्टडी द इंटरैक्शन बिटवीन द टू कर्व्स, आईएस कर्व एंड एलएम कर्व। थोड़ा सा ब्रीफिंग कर लेते हैं, जस्ट अ ब्रिस्क ओवरव्यू ऑफ व्हाट आईएस एंड एलएम कर्व्स आर। जो हमने पहले डिटेल में किया है उसको हम लोग बड़ा संक्षिप्त में समझते हैं। आईएस वक्र जैसे हमने देखा है, यह उत्पाद बाजार को यानी गुड्स मार्केट को डिस्क्राइब करता है या बतलाता है, समझाता है। एंड ये वक्र आईएस वक्र जो है वो ऋणात्मक ढलान का होता है। दिस इज बेसिकली बिकॉज इट हैज़ एन इनवर्स रिलेशनशिप विद इंटरेस्ट रेट, क्योंकि इसका ब्याज दर के साथ विपरीत संबंध होता है। जैसे जैसे ब्याज दर गिरते जाता है, लोगों की खर्च करने की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ जाती है। वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना आय का भाग उपभोग में या निवेश में खर्च करते हैं, और वे ऐसी वस्तुओं को खरीदने की कोशिश करते हैं जो लॉन्ग लास्टिंग अर्थात दीर्घकाल के लिए अम, चलने वाली उपभोग वस्तुएं हैं, जैसे कार, घर, गाड़ियाँ, ज़मीन इत्यादि। और इसके कारण जो होता है, प्रोडक्शन भी बढ़ता है। तो फॉलिंग इंटरेस्ट रेट्स, व्हाट हैपेंस बिकॉज ऑफ फॉलिंग इंटरेस्ट रेट्स, जीडीपी इंक्रीजेस, नेशनल इनकम एंड नेशनल आउटपुट इंक्रीजेस। तो गिरते हुए ब्याज दर के कारण राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ता है, लोगों के खर्च बढ़ते हैं, चाहे वो निवेश का खर्च हो, व्यय हो या उपभोग व्यय हो, लेकिन उनकी जो सेविंग्स हैं वो घट जाती हैं। दूसरी ओर एलएम वक्र जो होता है वो मुद्रा बाजार को प्रदर्शित करता है, मुद्रा बाजार को डिस्क्राइब करता है, और ये एक पॉजिटिव स्लोपिंग ग्राफ होती है। सो एलएम कर्व इज अ अपवर्ड राइजिंग कर्व, इसकी जो ढलान है वो धनात्मक होती है। जब एक अर्थव्यवस्था एक्सपैंड करती है तो लोगों को अधिक से अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, इन्वेस्टमेंट कैपिटल के फॉर्म में या रूप में। तो ऐसी स्थिति में लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट फंड्स ढूंढते हैं, जो कि सेविंग्स से ही आ सकती है। इसके लिए वह
ऊंची ब्याज दर देने के लिए तैयार होते हैं। तो इसीलिए आप देखेंगे कि एलएम वक्र जो है, जैसे जैसे ब्याज दर बढ़ता है एलएम वक्र का ढलान ऊपर की ओर चढ़ता है। इट हैज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो लोगों के लिए क्या हो जाता है कि वो कैश अपने पास नहीं रखकर वो डिपॉजिट करते हैं बैंकों में, या बॉन्ड्स खरीदते हैं, या शेयर्स खरीदते हैं। तो इस तरह के वो सेविंग्स करते हैं। ओके, तो ये रहा आपका आईएस और एलएम वक्र। अब आएंगे इन दोनों के बीच के संबंध को। ये दोनों विपरीत दिशा में जाते हैं। अगर हम ब्याज दर को स्थिर माने या ब्याज दर को सेंट्रल पॉइंट माने, तो आईएस तथा एलएम दोनों अलग अलग दिशाओं में चलने वाले वक्र होंगे। ब्याज दर बढ़ेगी तो एलएम वक्र बढ़ेगा, लेकिन आईएस वक्र घटेगा। तो ब्याज के घटने से क्या होगा? सो व्हेन इंटरेस्ट रेट्स फॉल, इट कॉजेज द इकोनॉमी टू एक्सपैंड। जब ब्याज दर घटता है तो अर्थव्यवस्था बढ़ती है, क्योंकि लोग अधिक से अधिक खर्च करते हैं, तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हाई होती है, जीडीपी बढ़ती है। ऑन द कॉन्ट्ररी, when there is an expanding economy, it will cause the interest rates to rise. तो पहला हम देखते हैं चरण में कि जब ब्याज दर घटता है तो अर्थव्यवस्था में विस्तार आता है, और दूसरे चरण में ये होता है कि जैसे ही अर्थव्यवस्था में विस्तार आता है ब्याज दर बढ़ने लगता है। और जब ये एक बिंदु पहुंचती है जहाँ पे आईएस और एलएम वक्र दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, वही होती है अर्थव्यवस्था का संतुलन बिंदु। For the interaction of IS and LM, we will take two assumptions. IS और LM वक्रों के इस गतिविधि को समझने के लिए हम दो मान्यताओं पर बल डालेंगे। First is prices are assumed to be constant. So when demand increases, output also increases, and the vice versa. When output falls, demand also falls. This is followed from the Keynesian theory of income determination. हम पहला मान्यता ये लेते हैं कि कीमतें जो हैं वस्तुओं की वो दी हुई हैं और स्थिर रहती हैं। अर्थात जब मांग बढ़ती है तो उत्पादन भी बढ़ेगी, जब मांग घटेगी तो उत्पादन भी घटेगा। The second assumption is that interest rate rises when there is excess demand for money, and it will fall when there is excess supply of money. So interest is dependent on what is pulling the interest upwards or downwards, whether it is demand or whether it is supply. If there is more of demand of money and supply is fixed, then interest rate will rise. If the supply increases, demand remaining constant, then the interest rate will fall. तो ब्याज दर के बारे में हम क्या मान के चलते हैं कि जब भी मांग आधिक्य होती है मुद्रा की, तो इस मुद्रा की पूर्ति स्थिर रहने पर अगर मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो ब्याज दर बढ़ती है। अगर मुद्रा की मांग स्थिर होती है लेकिन मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है तो ब्याज दर घटती है। इन दोनों मान्यताओं के आधार पर अब हम देखते हैं कि आई एस वक्र और एल एम वक्र किस तरह से एक दूसरे के संस्पर्श आके रेट ऑफ इंटरेस्ट को तय करते हैं। So the income level and the rate of interest are determined at a point where the LM and the IS curves intersect each other. तो जहाँ पे आप देखेंगे जिस बिंदु पर IS वक्र LM वक्र को काटती है वो होती है संतुलन बिंदु E से बताई गई है, और इस संतुलन बिंदु पर राष्ट्रीय आय का स्तर तथा ब्याज दर स्थापित होती है। The equilibrium rate of interest is determined at OR2 and the income rate is determined at OY2. इस चित्र के अनुसार जिस पर x अक्ष पर हमने राष्ट्रीय आय को लिया है, y अक्ष पर रेट ऑफ इंटरेस्ट को लिया है,
OR2 है रेट ऑफ इंटरेस्ट और OY2 है नेशनल इनकम। इस संतुलन की स्थिति में दो बातें स्पष्ट होती हैं। पहला, वस्तु बाजार में संतुलन है, अर्थात समग्र मांग और समग्र उत्पादन बराबर होते हैं। और दूसरा कि पूंजी बाजार में या मुद्रा बाजार में मुद्रा की पूर्ति और मुद्रा की मांग में भी बैलेंस या संतुलन होता है। ऐसी स्थिति में हमें देखना है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है और नेशनल इनकम है, इनके इक्विलिब्रियम बाकी दोनों बाजार में भी इक्विलिब्रियम लाते हैं। इस पॉइंट पे हमें ये नोट करना चाहिए कि एलएम वक्र जो है इस बात पर आधारित करके बनाई जाती है कि मुद्रा की जो पूर्ति है वो फिक्स्ड है, स्थिर होती है। ओके, तो इस पूरे विश्लेषण से हम बड़े सुंदर से ये जान पाते हैं, ये स्टडी करते हैं कि आय स्तर और बाजार के ब्याज दर के लिए चार तत्व जो हमने पहले डिस्कस किए थे वो है निवेश मांग, बचत, नकदी अधिमान और मुद्रा। दैट इज इन्वेस्टमेंट डिमांड, सेविंग्स, लिक्विडिटी प्रेफरेंस एंड मनी। ये चारों इम्पॉर्टेंट है एंड इक्वली इम्पॉर्टेंट होते हैं ब्याज दर और राष्ट्रीय आय को निर्धारण करने के लिए। केन्स के लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी में सिर्फ दो चीज़ों पर बल डाला गया था, वो है मुद्रा और लिक्विडिटी प्रेफरेंस, जिसको हम नकदी अधिमान या मुद्रा कहते हैं। बाकी दोनों पर यानी निवेश मांग और बचत पर कोई बल नहीं डाला गया था। इसीलिए केन्स का जो विश्लेषण था वो अधूरा था, क्योंकि निवेश मांग पूंजी की सीमांत उत्पादकता को व्यक्त करती है और बचत उपभोग की प्रवृत्ति पर निर्भर करती है। तो इन दोनों को छोड़ देने का अर्थ था कि हम पूंजी की उत्पादकता या लोगों की बचत करने की प्रवृत्ति को महत्व नहीं दे रहे हैं। So ample importance was not given to marginal efficiency of capital and to the MPS, that is marginal propensity to save of people, which was not correct. This is why Hicks and Hansen has come up with this theory of ISLM. और हिक्स एंड हैंसन के इस विश्लेषण में चारों बातों को या चारों कंपोनेंट्स को इस तरह से रखा गया है कि कोई भी एक कंपोनेंट अगर नहीं होता है, उसकी अगर हमें जानकारी नहीं होती है, तो राष्ट्रीय आय का स्तर या ब्याज दर का स्तर पता लगाना मुश्किल है या पता नहीं लगाया जा सकता है। सो इट टेक्स मॉनिटरी एंड रियल फैक्टर्स इनटू कंसिडरेशन। आई होप आपको IS और LM इक्विलिब्रियम समझ में आया है। अब तक के लेक्चर्स आपके लिए क्लियर हैं। इवन इफ नाउ इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि IS वक्र में अथवा LM वक्र में अगर कोई भी बदलाव आता है तो वह क्या व्यक्त करता है या उसके कारण क्या परिवर्तन अर्थव्यवस्था में दिखाई देती है। इस बात पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। टिल देन, टेक केयर एंड स्टे सेफ।